Good afternoon students. Welcome to online classes of mathematics. So आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे हैं. उसे स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एक फेमस क्योट है, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स. मतलब अगर हमें मैथमेटिक्स सीखनी है ना तो उसके लिए हमें मैथमेटिक्स करनी होगी, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी. जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे. ये तो वो है, वैसे भी सुना हुआ है ना, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान. देखिए, और ये फेमस क्योट एक ग्रेट मैथमेटिशियन है, उसने कही है. ओके, तो हमें मैथमेटिक्स सीखने के लिए उसको करना होगा. सो हम इसी के लिए हम आगे अपने करते हैं ट्राई. हम वही मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं हम कि कैसे सीखें. उसके लिए हम आगे अपने करते जा रहे हैं एग्जाम्पल की. हम हर एग्जाम्पल्स में हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. हर थ्योरी हो चाहे कैसी भी या कोई एग्जाम्पल हो. ओके, तो जैसे कि अब तक हमने 3 एग्जाम्पल देखे हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, हमने गुणांक निकाला था. गुणांक हमें पता है tan इनवर्स y/x वाला, मतलब x एक्सिस के साथ समिश्र संख्या को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा का कितना झुकाव होगा, वही गुणांक होता है. नेक्स्ट हमने देखा था समांतर चतुर्भुज निकालना है. इसके लिए इस लाइन को विकर्ण को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु अगर इस विकर्ण को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के इक्वल है तो हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे वो. थर्ड हमने देखा था अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो उसके लिए Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 होगा. ये देखा था हमने. इसमें हमने देखो ज्योमेट्री भी यूज़ कर ली समिश्र संख्याओं के साथ. यहाँ हमने समांतर चतुर्भुज का यूज़ कर लिया, यहाँ समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया. ओके, सो सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेट होती हैं. तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या दिया हुआ है, फाइंड द लोकस या बिंदु पद. फाइंड द लोकस. लोकस मतलब किसका लोकस निकालना है, जेड का. जेड का बिंदु पद. लोकस मतलब होता है हिंदी में बिंदु पद. ये निकालना है कब, जब हमें क्या दिया हुआ है, एक हमें ये कंडीशन पता है एम्पलीट्यूड ऑफ z-1 अपॉन में z+1 किसके इक्वल है, π/3 के. एंड सेकंड हमें दिया हुआ है मोड ऑफ z- आइटा अपॉन में z प्लस आइटा है अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2. सी में दिया हुआ है मोड ऑफ z² - 1 का होल स्क्वायर नहीं है, मोड ऑफ z-1 स्ट्रिक्टली लेस देन 1. ये 3 कंडीशन, 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं. अगर ये कंडीशन दी हुई है तो z का बिंदु पद. बिंदु पद का मतलब जैसे अगर हमारा एक पॉइंट समिश्र संख्या है z, बिंदु पद, बिंदु बिंदु वैसे चलते जाएं तो क्या पथ बनेगा. पथ यही होता ना, हम चलते जाएं ऐसे बिंदु बिंदु करते, क्या पथ बनेगा, हमें ये निकालना है. अगर z हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हो सकता है हमारा z ऐसे था, ये ऐसे ऐसे चल जाए. हो सकता है हमारा z ऐसे बन जाए, z चलता चलता ऐसे बने. कुछ भी शेप हो सकती है, हमें वही शेप निकालनी है कि जो हमारा z होगा वो शेप क्या बनाएगा. ओके, वृत्त बनेगा या वृत्त के अंदर का क्षेत्र, वृत्त के बाहर का क्षेत्र, या कोई लेमनिस्केट या कुछ और. ओके, सो अब इसको देखते हैं हम. हमारा फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट आज का फर्स्ट मतलब ए पार्ट. इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ z-1 अपॉन में z+1 किसके इक्वल दिया है हमें, π/3 के. इसका मतलब इसी से हम आगे सॉल्व करेंगे. अब इसका इस टर्म का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, अगर इस टर्म को हम सॉल्व करें
जेड माइनस वन अपॉन में जेड प्लस वन। जेड कितना, समिश्र संख्या ही है, जेड हो गई हमारी एक्स प्लस आयोटा वाई। हमने लिखा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस वन, सॉरी अपॉन में प्लस ऊपर माइनस। अब हम रियल टर्म और इमेजिनरी को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा x माइनस वन प्लस आयोटा वाई अपॉन इस x और 1 को x प्लस वन माइनस आयोटा वाई। अब आपको कुछ ध्यान है, हमने ऐसी अगर हमारी टर्म होगी, अब इसका तो हम एम्पलीट्यूड नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड तो हमें ये रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट का पता है, इसका कैसे निकालें? मतलब एक ही बार आयोटा देखा है ना। अब हमने देखा था इस टाइप की फॉर्म होगी, उसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे, मतलब प्रीमियकरण उस टाइप से कैसे करते हैं? जो अपॉन में डिनोमिनेटर टर्म होगी उसके कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट क्या, x प्लस वन आयोटा रिप्लेस माइनस आयोटा, मतलब प्लस आयोटा वाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई प्लस आयोटा वाई, इसके कॉन्जुगेट। क्यों करते हैं? अगर कैंसिल करेंगे टर्म तो वही आ जाएगी ना, तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करने से। अब अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा? जैसे a प्लस बी, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस वन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस वन के साथ। अब x माइनस वन को आयोटा वाई के साथ और इसको इसके साथ। आयोटा वाई को पहले हम रियल पार्ट लिख लेते हैं। अब हमें कैलकुलेशन तो आ ही रही है ना, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। रियल पार्ट लिख लिया, आयोटा वाई को आयोटा वाई से, मतलब आयोटा की स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन, तो क्या हो गया माइनस वाई स्क्वायर। अब ये रियल टर्म आ गई। अब आयोटा प्लस आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई x माइनस वन इंटू में y। अब इसको इससे हो गया, इसको इससे हो गया, आयोटा y को इससे, आयोटा तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या प्लस y इंटू में x प्लस वन। आयोटा y को तो आयोटा y से पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी कितना आयोटा वाई के होल स्क्वेयर। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी, a माइनस बी, ये फिर वही एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ये माइनस वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा इंटू में एक्स वाई माइनस वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई। ये हो गई हमारी टर्म। अब अपॉन वाली टर्म, अपॉन में क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन हो गया। आपको कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पर? आप चाहे साथ के साथ कर भी रहे हो, खुद का माइंड यूज या नहीं कर रहे? कहीं ऐसे तो नहीं है जो लिखा जा रहा है वही डायरेक्ट नोटबुक में चेप रहे हो? कुछ लग रहा है गड़बड़? मैंने ये कैलकुलेशन यहाँ गलत करी है, बट किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। ये आपकी परीक्षा होती है कि आप लोग सही से देख भी रहे हो नहीं देख रहे। देखो यहाँ z की वैल्यू क्या लिखी है, x माइनस आयोटा वाई। z कॉन्जुगेट थोड़ी ना है, z ही है ना ये तो क्या आएगी, x प्लस आयोटा वाई तो आएगी, क्योंकि यहाँ भी z है, ये भी z ही है, तो ये x प्लस आयोटा वाई ही आएगी। मतलब साथ में समझो, बट खुद भी देखो कि हो क्या रहा है, हर एक चीज़ समझ के करो। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आगे भी गलत है। जैसे कि हमने
रियल पार्ट अलग कर दिया x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई अपॉन में क्या रियल पार्ट x प्लस 1 क्या प्लस आयोटा वाई आएगा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है हमें। इसका कॉन्जुगेट आयोटा को रिप्लेस किया माइनस आयोटा वाई ऊपर नीचे माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करो नीचे वाली टर्म तो फिर भी वही आएगी a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म में x माइनस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई, फिर आयोटा वाई को माइनस आयोटा वाई से आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस पहले था ये हो गया। अब प्लस आयोटा आयोटा वाई एक्स मतलब इस x माइनस 1 को माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या कॉमन लिया आयोटा वाली टर्म अलग कर रहे हैं। इस आयोटा वाई को आयोटा कॉमन लिया y इंटू में x प्लस 1। अब यहाँ से आयोटा कॉमन लिया माइनस y इंटू एक्स माइनस 1। ये माइनस प्लस का चक्कर है यहाँ पे सब जगह ही, इसलिए देख देख के करा करो, कैलकुलेशन सही करा। ओके अब यहाँ भी गड़बड़ होगी। अब यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस और माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ प्लस आयोटा इसको मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस 1 यहाँ माइनस एक्स वाई माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आयोटा y के होल स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर माइनस डॉट वाई स्क्वायर, एक माइनस आगे था माइनस और माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म हो गई एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। हमारी टर्म क्या आई हमारी टर्म आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस आयोटा क्या था यहाँ y भी था ना y इंटू 1 यहाँ भी y मतलब y और y ये y को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y और y 2y आयोटा ये तो आयोटा 2y लिख लो ये 2y आयोटा अपॉन में ये टर्म। अभी तक तो हमने सिर्फ z माइनस 1 को सोल्व किया है। हमने क्या किया इसको ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं ना अलग अलग। तो इनको डन। हमने ये क्यों किया है क्योंकि एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड के लिए आयोटा का कोफिशिएंट अपॉन में दिस यही करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1 कितना दिया हुआ है हमें π/3। इसका मतलब क्या आएगा ये क्या टर्म थी वो कैसे निकालते हैं एम्पलीट्यूड tan इनवर्स मोड ऑफ y/x। एम्पलीट्यूड ऑफ z मतलब tan इनवर्स मोड ऑफ y/x ऐसे निकालते हैं। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तब निकालते हैं ठीक है डन है। उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अल्फा मतलब थीटा माइनस अल्फा या पाई माइनस अल्फा अलग अलग हो जाते हैं बट यहाँ जनरल वे में लेके चल रहे हैं। अगर हमें कुछ भी नहीं दिया होता अगर हमें सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z तो हम यही लेते हैं ना जनरल फर्स्ट में ही लेके चलते हैं। हमें जब तक पता ना हो कि कौन से कोऑर्डिनेट में है तो यहाँ भी हम फर्स्ट में ही मान के चल रहे हैं उसको।
अगर फर्स्ट में मान के चल रहे हैं तो मोड लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव ही होंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये टर्म होगी हमारी। कैसे करते हैं, इमेजनरी अपॉन में रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट ये एंड रियल पार्ट ये, क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ z-1 अपॉन में z+1 कितना आ गया, इमेजनरी पार्ट tan इनवर्स 2y अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर रियल पार्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आएगा। अब ये वाली और ये टर्म कैंसिल हो रही है ना, ये एंड ये बचा क्या, tan इनवर्स 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, ये किसके इक्वल है, एम्पलीट्यूड ये निकाला किसके इक्वल, π/3 के इक्वल है, तो π/3। अब tan को उधर ले जा सकते हैं, कितना आएगी वैल्यू, 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, tan π/3, tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3, पता है ना, tan π/3, tan 0 0, tan π/6 1/√3, π/4 1 एंड π/3 √3। ये वाली वैल्यू तो याद होनी चाहिए, साइन कोस tan की π/6 π/4 π/3 एंड 90 डिग्री एंड 0 पर। अब इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आएगा, 2y इंटू में, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इधर एंड √3 को अपॉन में ले गए, पक्षांतरण तो कर सकते हैं ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2/√3 y -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे और सिंपल तो नहीं कर पा रहे, जितना सिंपल हम कर सकते थे इस गिवन इक्वेशन को हमने कर लिया। पहले इसको लिखा, सॉल्व किया, ये टर्म आई, फिर जो हमारी गिवन इक्वेशन थी एम्पलीट्यूड वो निकाला हमने, उसको सॉल्व करने पर ये टर्म आ गई। अब ये कोई बता सकता है किसकी इक्वेशन है, वृत्त की इक्वेशन नहीं है, हमने देखा था ना वृत्त की इक्वेशन क्या होती है, वृत्त की इक्वेशन या समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, यही देखी थी वृत्त की इक्वेशन। दो होती है, या तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस x माइनस बी स्क्वायर या इक्वल टू r स्क्वायर, ये भी होती है एंड ये भी होती है। अब अगर ये वृत्त की इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, वाई स्क्वायर भी यहाँ पर है, 2gx, x का कोफिशिएंट आना चाहिए, y का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, x का कोफिशिएंट नहीं है, हो सकता है g की वैल्यू 0 हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ लिख सकते हैं ना प्लस 0.x, बात एक ही होगी। अब 2fy, y का कोफिशिएंट ये आ गया 2fy प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट -1, मतलब ये इक्वेशन किसकी बनी हमारी, वृत्त, सर्कल की इक्वेशन, वृत्त की इक्वेशन। तो जो हमारा z था, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो किस टाइप से मूव करेगा, ऐसे वृत्त, जो उसका बिंदु पर लोकस क्या होगा, वृत्त होगा। ओके, हमें जो एक कंडीशन दी हुई है ना उसको हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम वही कर रहे हैं। z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई सिंपल फॉर्म में लिख के, जनरल फॉर्म में जो लिख होती है z की वैल्यू वो हम लिख रहे हैं।
ज़्यादातर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म ही यूज़ करते हैं जेड की, एक्स प्लस आयोटा वाई वाली। आर ई रेज़ टू पावर थीटा बहुत कम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। ए पार्ट का हमने क्या निकाल लिया, लॉकस। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमें क्या करना है, उसका लॉकस निकालना है, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम उसको, हमारी बी पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, हमारा बी पार्ट है जेड माइनस आयोटा अपॉन में जेड प्लस आयोटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर क्यों करते हैं, आपने नोटिस किया होगा जहाँ भी कहीं हमें मॉड्यूलस की टर्म आती है, मॉड्यूलस जेड या कुछ भी Z1 Z2 कुछ भी मॉड्यूलस की टर्म आती है समिश्र संख्या की, तो हम हमेशा दोनों तरफ स्क्वायर ही करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मॉड्यूलस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है जेड बार, इसलिए मॉड्यूलस की आते ही सबसे पहला स्टेप उसके स्क्वायर करो। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, मोड ऑफ जेड स्क्वायर, मतलब ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, ऐसे इनको, किसके ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मोड ऑफ जेड स्क्वायर जेड जेड बार जेड जेड बार अपॉन में मोड ऑफ जेड स्क्वायर फिर जेड जेड बार ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। अब इसका कर सकते हैं सॉल्व, जेड बार आयोटा बार कितना, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस आयोटा, फिर ये जेड प्लस आयोटा, यहाँ जेड बार आयोटा बार माइनस आयोटा, ये हमारा हो गया 4 से बड़ा। अब आपस में मल्टीप्लाई करें इनको, अगर जेड जेड बार न्यूमरेटर वाला कर रहे हैं पहले जेड जेड बार, फिर प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड बार, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आगे है +1 अपॉन में जेड जेड बार माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा जेड बार, आयोटा स्क्वायर माइनस और माइनस +1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। इसके आगे यहाँ देख रहे हैं हम, और इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, जेड जेड बार +1 आयोटा कॉमन लिया अगर हमने, चलो अगर ना ही लो, आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड बार, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसको इधर ट्रांसफर, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू कितना आया जेड जेड बार माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा जेड बार +1, साथ के साथ कैलकुलेशन चेक करना। ओके, अब जेड जेड बार, अब आपस में जो टर्म इक्वल हो रही है उनको कर सकते हैं, इसको इधर ले जाएं अगर हम, मतलब 4 जेड जेड बार माइनस 4 आयोटा जेड प्लस 4 आयोटा जेड बार +4, इसको मल्टीप्लाई किया अब तक, इनको इधर लेके जा रहे हैं, माइनस जेड जेड बार -1 माइनस आयोटा, इसको इधर ले गए नेगेटिव, इसको नेगेटिव को इधर ले गए पॉजिटिव, अब इनको इधर ले गए, ये वाली टर्म के पीछे लेस देन था ना, इस टर्म के साथ तो लेस देन, तो ये 0, इन सभी को इधर ही ले गए तो 0 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 जेड जेड बार
अब एक 1 4 आयोटा जेड और यहाँ आयोटा जेड। अब इनको कैलकुलेशन कर सकते हैं आगे इनकी कि अब इनको आगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या 4 में से 1 3 4 आयोटा जेड एंड एक आयोटा जेड -5 आयोटा जेड 4 एंड V1 +5 आयोटा जेड बार 4 - 1 +3 <= 0। अब यहाँ 3 जेड जेड बार, इसको क्या लिखते हैं मोड ऑफ जेड जेड बार, फिर मोड ऑफ जेड स्क्वायर। यहाँ माइनस आयोटा अगर हम कॉमन लें तो क्या टर्म आई हमारी जेड माइनस जेड बार, ले सकते हैं -5 आयोटा +3 <= 0। अब मोड ऑफ जेड स्क्वायर कितना होता है, एक तो जेड जेड बार एंड x² + y²। जेड माइनस जेड बार कितना होता है 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वाई जेड जेड बार की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं तो कितना आया 3 x² + y² -5 आयोटा 2 आयोटा y +3 <= 0। अब 3x² + 3y² आयोटा स्क्वायर -1 माइनस बाहर है तो +10y एंड +3 <= 0। आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारे सिंप्लीफाई करके हमारी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आई हमारी। अब ये इक्वेशन क्या फिर वृत्त की इक्वेशन नहीं बन रही, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² + y² +10/3y + 1। अब तो कह सकते हो ना 3 से डिवाइड कर दिया, फिर x² + y² 2gx, x का कोफिशिएंट 0 2fy एंड +1 <= 0। कोई ये तो नहीं सोच रहा यहाँ 2 तो है ही नहीं, हम 10 को नहीं लिख सकते 2 × 5 तो 2 आ गया। ये हमारी फिर इक्वेशन हो गई वृत्त की, बट यहाँ साइन क्या है <= अगर इक्वल होता ना ये तब हम कहते वृत्त की इक्वेशन है, बट हमने देखा था ना थ्योरी करी थी जब हम एग्जाम्पल से पहले, मोड ऑफ जेड <= r, मतलब वृत्त के ऊपर और उसके अंदर का क्षेत्र, <r मतलब ऊपर और बाहर का क्षेत्र, यही देखा था हमने। अब यहाँ क्या है, ये वृत्त की इक्वेशन है ये, एंड इक्वल मतलब वृत्त के ऊपर का और वृत्त के अंदर का क्षेत्र है। जो वृत्त के ऊपर तथा वृत्त के अंदर के सभी बिंदुओं को निरूपित करता है। अंदर के सभी बिंदुओं का क्षेत्र है। तो हमें क्या मिल गया, लोकस बिंदु पर जो वृत्त होगा और उसके अंदर के पॉइंट होंगे सारे, उनको निरूपित कर देगा। ओके, अब यहाँ जैसे कि ये वाला साइन था, इसको सॉल्व करके हमने ऐसे मिला, अगर यहाँ कहीं बाई चांस हमें ये मिल जाता ना साइन, तो हम क्या कहते हैं वृत्त के ऊपर और वृत्त के बाहर का समीकरण है, ठीक है। बट यहाँ लेस देन है तो ठीक है, ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब कोई अगर बुक से देख रहा होगा तो कोई सोचेगा बुक में हमारा 5 नहीं है, बुक में हमारा 3 दिया हुआ है, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ ये कैसे हुआ। बट ध्यान देना, हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो,
कि ज़रूरी नहीं है बुक में लिखा हो वो हमेशा सही हो। तो अपनी कैलकुलेशन पे अपना पूरा वो रखो विश्वास कि हाँ, बस चेक करो, क्रॉस चेक कि हाँ खुद की कैलकुलेशन सही है ना, कहीं खुद गलत कर रहे हो और कहीं सामने वाला भी गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। ओके, सो ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा सी पार्ट। इसके बाद ये है सी पार्ट में हमें क्या दिया है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अब फिर मोड है, स्क्वायर कर दे दोनों तरफ। जब कुछ समझ ना आए सबसे पहले मेथड यही लगाओ, मोड के ऊपर मोड दिखते ही स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें पता ही है उसके लिए तो 1 स्क्वायर तो फिर 1। अब मोड स्क्वायर मतलब जेड जेड बार, जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू में जेड स्क्वायर माइनस 1 की होल बार स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अब इसको ये लिख सकते हैं जेड बार स्क्वायर, दोनों तरफ बार करें हैं, जेड बार स्क्वायर करो या जेड स्क्वायर बार। हमने किया था ना कॉन्जुगेट में n रेज टू पावर n जेड n की होल रेज टू पावर बार की बात है। क्या किया हमने, ये वापिस फिर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर जेड बार स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अब इसको हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें अगर हम, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार की होल स्क्वायर, 1 दोनों तरफ है तो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब दोनों तरफ अगर माइनस 1 कर दें, 0 इधर भी। अब यहाँ सिंप्लीफाई करने का मतलब सबसे पहले मोड लगाओ फिर कार्टीजन फॉर्म में। अब यहाँ हम सिंप्लीफाई कर लिया। अब कार्टीजन फॉर्म जेड जेड बार मोड ऑफ जेड स्क्वायर किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब ठीक है, इसको हमने लिख दिया जेड जेड बार मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर तो ऊपर था ही। अब कहीं ये तो कोई नहीं सोच रहा जेड स्क्वायर प्लस जेड बार की स्क्वायर भी तो था, वो जेड प्लस जेड बार था, इनकी स्क्वायर नहीं था। इनकी स्क्वायर की जगह अगर होल स्क्वायर होता ना तब हम वो लिख सकते थे जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ एक्स। बट यहाँ इसकी स्क्वायर है तो नहीं कर सकते, तब हम यहाँ क्या करेंगे, फिर हम पुट करेंगे जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार की जगह एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, उसको सोल्व कर लेंगे। एक्स प्लस आयोटा वाई की होल स्क्वायर स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई की होल स्क्वायर, ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0। सही है ना। अब आगे अक्षर छोटे छोटे तो नहीं है, थोड़ा बड़ा लिखूं क्या। अब इसकी होल स्क्वायर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b। अब तो सही है ना, बड़े हैं अक्षर। अब वापिस माइनस इसका होल स्क्वायर x प्लस a प्लस बी हो गया, ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। फिर इसका a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया। अब 2x आइटा वाई से ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास टर्म, इसको चाहे मत ही लिखो, इसको तो यही टर्म कर लो, सॉल्व मत करो। किसको नहीं करें, इस टर्म को हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि आगे देखते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऐड हुआ
2 टाइम एक्स स्क्वेयर एंड आयोटा वाई की होल स्क्वेयर मतलब माइनस वाई स्क्वेयर, 2 टाइम माइनस वाई स्क्वेयर, बाकी टर्म तो कैंसिल हो गई। अब हमारी ये टर्म आ रही है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब ये तो हमें वृत्त की इक्वेशन तो नहीं है, क्यों? वृत्त में तो एक्स की स्क्वेयर होता है, बट यहाँ तो एक्स की स्क्वेयर की स्क्वेयर, एक्स की पावर 4 हो गया। वृत्त की इक्वेशन तो नहीं है मतलब ये हमारी। अब हमें पता तो नहीं चल रहा, तो ठीक है हम पोलर कोऑर्डिनेट में करके देखते हैं, वहाँ से पता चल जाए। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करेंगे इसके अंदर। अब ये पता है ना एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कितना, आर स्क्वेयर, ये हमने किया था मोड जेड स्क्वेयर। पोलर कोऑर्डिनेट में हमने देखा था ये, और वैसे नहीं देखा हो तो भी डायरेक्ट कर सकते हो। इसकी स्क्वेयर करी, इसकी स्क्वेयर करी, दोनों तरफ स्क्वेयर करके ऐड करेंगे तो यही आएगी। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू पता चली है आर स्क्वेयर की होल स्क्वेयर, इसलिए हमने इसको वो नहीं किया, सोल्व नहीं किया। सोल्व करते फिर कैलकुलेशन और बढ़ती, क्यों? एक्स के अंदर पुट करते वाई के अंदर, फिर 2x वाई के अंदर, कैलकुलेशन बढ़नी थी। तो जितना इजी हो सके कैलकुलेशन उतना इजी। अब इसके लिए तो हमें कुछ नहीं पता ना, पुट कर लेते हैं x की जगह आर कोस थीटा, आर कोस स्क्वायर थीटा, y की जगह आर साइन थीटा, आर क्योंकि स्क्वायर है तो ये लिख सकते हैं। अब क्या बना, आर की 4 माइनस आर स्क्वेयर कॉमन, 2 आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये क्या बन रहा है याद है, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को क्या लिखते हैं, कोस 2 थीटा नहीं लिखते, ये लिखते थे ना कोस 2 थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा, टेन 2 थीटा की वैल्यूज़, उनमें एक वैल्यू ये भी थी ट्रिग्नोमेट्रिक में, त्रिकोणमितीय में। अब कितना आया, आर की 4 माइनस 2 आर स्क्वेयर कोस 2 थीटा, इसको रिप्लेस किया है हमने कोस 2 थीटा से। अब हम यहाँ से अगर आर स्क्वेयर कॉमन लें, क्या बचा, आर स्क्वेयर माइनस 2 कोस थीटा, टू कोस 2 थीटा, एंगल तो 2 थीटा था ही, 2 थीटा। अब ये देखो ये टर्म हमारी लेस देन 0, इसका मतलब ऋणात्मक, ये तो क्या है आर स्क्वेयर, स्क्वेयर कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसका मतलब हमारी ये वाली टर्म होगी ऋणात्मक। यहाँ से हम कह सकते हैं ना आर स्क्वेयर माइनस 2 कोस 2 थीटा क्या होगा हमारा, लेस देन 0। ये तो हो नहीं सकता आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर लेस देन 0, काटने का मतलब नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ही होना पड़ेगा। ये किसकी इक्वेशन है, लेमनिस्केट की, आर स्क्वेयर माइनस 2 कोस 2 थीटा होता है ये हमारी लेमनिस्केट की इक्वेशन है। और ये स्ट्रिक्टली लेस देन है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन मतलब उसके अंदर का पार्ट है ये, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जेड का बिंदु पद क्या है, ये इसके अंदर का पार्ट, यहाँ लिख रही हूँ इसके लिए। ये वक्र क्या है, एक 1 नाम दे दिया इक्वेशन 1, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 कोस 2 थीटा। इसका क्या होता है, ये लेमनिस्केट, जैसे सर्कल होता है वैसे ही एक कर्व होता है हमारे पास लेमनिस्केट।
के अंदर का क्षेत्र है। अंदर का, ऊपर का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इक्वल था, तब उसके ऊपर भी होता। अब ये स्ट्रिक्टली लेस देन है ना, तो सिर्फ अंदर का ही क्षेत्र होगा। अब यहाँ हमने क्या किया, पहले मॉड्यूलस फिर वैल्यू पुट करी कार्टीजन में। अब कार्टीजन में भी हमें नहीं पता चल पाया तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट लिख लिए इसके अंदर। पोलर को सॉल्व करके हमें मिला ये इक्वेशन, और ये होती है लेमनिस्केट कर्व। ये कर्व होता है लेमनिस्केट, उसकी इक्वेशन है r² = 2 cos θ होता है। बट यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, इसका मतलब इसके अंदर का क्षेत्र हो गया। तो ये हमारा हो गया C का भी बिंदु पथ निकाल लिया हमने। आज हमने देखे हैं हमारे बिंदु पथ लोकस निकालना। लोकस किसका? पहले हमने इसका लोकस निकाला था, फिर हमने इनका और इसका। तो ये हमारा B पार्ट हो गया एंड ये हमारा C पार्ट हो गया। ओके, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।